गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्राध्यापक अजय सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यावहारिक हिंदी का लेसन नंबर 14, हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, एक भाषण है ये। हिंदी पढ़ के भी उज्जवल भविष्य बन सकता है, इसकी संभावनाओं पे प्रकाश डाला गया है यहाँ पे। और इसके लेखक हैं डॉक्टर दामोदर खड़से जी। अभी तक एक समाज में मिथ चलता रहा है, समाज के लोगों का मानना होता है कि पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, इको, ओसी, एसपी, ये सब पढ़ के अपना व्यक्ति करियर बना सकता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन सबसे अच्छा करियर और इन सबसे ज़्यादा रास्ते खुले हुए हैं हिंदी में। आप अगर हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी में अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली, पीएचडी कर ली, तो आपकी करियर कहाँ कहाँ किस किस रास्ते से होकर गुजर सकते हैं, मतलब आपका करियर कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्रों में आप करियर बना सकते हैं, उसका जिक्र इस पूरे भाषण में किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं, लेखक का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 यानी 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता कहानी संग्रह है, काला सूरज, भगदड़, बादल राग यह उपन्यास है, उपन्यास यानी नॉवेल, सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि कविता संग्रह है। मराठी से 21 यानी 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। अब देखते हैं भाषण क्या होता है, जो कि एक भाषण के रूप में, भाषण शैली में लिखा गया है। जनमानस को यानी जनता को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषण। भाषण करना यह एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध है। वैसे तो अपने भाषण हर जगह आपको सुनाई देता है, आजकल तो हर नेता भाषण देता है, बाकी घर में भी आपको भाषण सुनने को मिलता है। खैर, पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को
वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है इस पाठ में। ठीक है, ये रहा लेखक का परिचय, भाषण क्या होता है ये, और पाठ परिचय। वैसे भी भाषण से तो सभी लोग परिचित हैं। खैर चलिए हम पढ़ लेते हैं पाठ को। मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। तो लेखक इस पैराग्राफ में ये बताना चाहता है कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन यानी हिंदी की पढ़ाई करके भी आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। और आपको मालूम ही है कि आजकल हिंदी जो है पूरे विश्व में अगर टॉप 3 लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हिंदी शुमार है, उसमें हिंदी का नाम लिया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो टॉप 3 भाषाएं हैं पूरे विश्व में, उसमें हिंदी का नाम भी आता है। तो विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में अगर आप निपुण हैं यानी कुशल है, पढ़ाई आपने अच्छी की है, तो आप सिर्फ रचनात्मक रूप से नहीं, मतलब पहले के जो लोग होते थे जो हिंदी पढ़ते थे या हिंदी में बड़े निपुण होते थे, अब देखिए वे रचनात्मक रूप से बड़े सफल व्यक्ति होते थे। यानी हिंदी में रचनाएं करना, कहानियाँ लिखना, कविताएं लिखना, नॉवेल लिखना या हिंदी की अन्य विधाओं में रचना करना ही उनका काम था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप सिर्फ रचनात्मक रूप से ही नहीं फेमस हो सकते बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकते हैं। अब व्यवसायी हिंदी को व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे ले जाए, आप देखिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे फिल्मों की कहानियां हैं, ये सीरियल्स की कहानियां हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो जिस पे नाटक बनते हैं, फिल्में बनती हैं, कविताओं का भी आप देखें मंचन होता है। तो व्यावसायिक रूप से भी आप सफल हो सकते हैं। और पहले के लेखक इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं करते थे, बेचारे बड़े गरीब होते थे, लेकिन आजकल तो लेखक बन गए तो भी आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं बड़े आसानी से। तो व्यावसायिक रूप से भी आप सफल हो सकते हैं अगर हिंदी में प्रवीण है तो। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जन भाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर सजोया है। तो लेखक कह रहा है कि सभी लोगों के मन में प्राय ऐसे प्रश्न होते हैं, क्या हिंदी को भी करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पढ़ते हैं या इको, बीके, OCSP पढ़ते हैं, क्या उस तरह से हिंदी को भी हम अपने करियर के रूप में अपना सकते हैं। और दूसरा प्रश्न होता है कि हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। पहला तो ये होता है कि हम करियर बना पाएंगे या नहीं, और अगर अच्छा ठीक है बना लेंगे तो किन किन क्षेत्रों में हिंदी पढ़कर हम अपने भविष्य की संभावनाएं तलाश सकते हैं यानी रोजगार पा सकते हैं। तो लेखक कहता है कि मैं आपको बता दूं कि हिंदी में अनेक संभावनाएं हैं, इसमें करियर की अनेक संभावनाएं हैं रोजगार की। ये सिर्फ जन भाषा के लिए नहीं, जो इसे बोलचाल की भाषा के लिए नहीं, बल्कि संपर्क, एक दूसरे से संपर्क करने के लिए। आप पूरे देश में कहीं भी जाए, अगर आपको हिंदी आती है तो आपका काम चल जाएगा। विज्ञापन, आप देखिए एक समय था जब विज्ञापन 95% विज्ञापन जो है इंग्लिश में ही आते थे, लेकिन आज हालात इतने बदल गए हैं कि 95% विज्ञापन आपको हिंदी में ही दिखाई देंगे। दरअसल जो इंग्लिश में विज्ञापन आते थे वो जो हमारे देश के लोग हैं
वो समझ नहीं पाते थे, या यूँ कहिए कि जो इंग्लिश के विज्ञापन थे वह आम आदमी तक अपनी पहुंच नहीं रख पाते थे। फिर लोगों ने हिंदी में विज्ञापन देना शुरू किया, और आजकल तो जो विज्ञापनदाता हैं, जो विज्ञापन देने वाली कंपनियां हैं या लोग हैं, वे अब लोकल लैंग्वेज में भी, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें भी विज्ञापन दे रहे हैं, जिससे वह हर व्यक्ति तक अपनी बातें पहुंचा सकें। मीडिया में आप देखें, तमाम हिंदी के न्यूज़ चैनल आपको दिखाई देंगे, तमाम फिल्में बनती, हर रोज़ एक फिल्म जो है लगभग बन जाती है। अनेक सीरियल आपको दिखाई देंगे, हर रोज़ नए नए सीरियल दिखाई देते हैं। तो मीडिया में भी आपको अनेक रूपों में ये दिखाई देता है। आगे देखते हैं। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। अगर आप हिंदी का ज्ञान रखते हैं, हिंदी आपको बोलने, लिखने और पढ़ने आती है, तो देश में एक विशाल जगत, मतलब आप ज़्यादातर लोगों तक अपनी पहुंच रख सकते हैं, अपनी बातें, अपने जो सोच है उसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हिंदी की विशेषज्ञता आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए कि आप अपना करियर जो है किसी भी क्षेत्र में आप रोजगार पा सकते हैं। हिंदी में रोजगार है, और रोजगार के लिए हिंदी। लेखक का मानना है हिंदी में तमाम तरह के, तमाम क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध है हिंदी पढ़ने के बाद, और रोजगार के लिए भी हिंदी है। कह सकते हैं कि अगर आपको रोजगार करना है, अपने देश में करना है, तो हिंदी को अपना सकते हैं आप, क्योंकि हिंदी आएगी तो देश के लगभग 80% लोगों तक आपकी पहुंच हो जाती है। आप उनकी बातें समझ सकते हैं और अपनी बातें आप उनके तक पहुंचा सकते हैं। लेखक कहता, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध हैं। विपुल यानी बहुत ज़्यादा, बड़ा। तो हिंदी में भी रोजगार के बड़े अवसर, बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध दिखाई देते हैं। ये बात अलग है कि सबको इसकी जानकारी नहीं है या सबको बताया नहीं जाता। लेखक कहता, और कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली हैं। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही हैं। चलिए, तो लेखक कहता है कि कहाँ कहाँ हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है। कहता ये तो आप सभी लोगों को मालूम है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। अब ये पूरा संसार एक परिवार की तरह है। अब यातायात के साधन इतने समुन्नत हो चुके हैं कि दुनिया बहुत छोटी सी लगने लगी है। पहले यातायात के साधन नहीं थे, संचार माध्यम ठीक नहीं था, तो दुनिया बहुत बड़ी लगती थी। एक अपने ही देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए हफ्तों महीनों लग जाते थे। लेकिन आज अब चाहे तो पूरी दुनिया का चक्कर मारकर 24 घंटे में वापस भी आ सकते हैं। तो ये है यातायात के साधन। संचार के साधन, संचार माध्यम ऐसे हैं, संबंध है कि विश्व के किसी भी एक कोने में जो घटनाएं हो रही हैं उसका लाइव दर्शन कर सकते हैं आप, उस पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तुरंत का तुरंत। तो ये है संचार माध्यम। तो इस वजह से आज दुनिया जो है बहुत छोटी नज़र आने लगी है, और ये पूरी दुनिया जो है वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। अब यहाँ वहाँ या बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। अब एक जगह की घटना दूसरे जगह पे तुरंत दिखाई दे रही है, तो तुरंत लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया जो है एक परिवार की तरह हो गई है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली हैं। पहले लोग
कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे, छोटे छोटे मार्केट में पहले वो अपना नाम कमाते थे, सालों लग जाते थे। उसके बाद जो है प्रदेश स्तर पे, फिर देश स्तर पे, फिर इंटरनेशनल यानी विदेशों में वो जो है अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी ईजाद करते हैं, का आविष्कार करते हैं, या यूँ कहिए कि बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से पूरे विश्व में कहीं भी बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो व्यवसाय ने भी देश की सीमाएं लांघ ली हैं। और यही नहीं, अगर कोई देश दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। अब जैसे विश्व के दूसरे देशों की कंपनियां जब भारत आती हैं तो उन लोगों को और उनके जो कर्मचारी हैं उन्हें हिंदी भाषा जानना पड़ता है, वहाँ की स्थानीय भाषा से भी परिचित होना पड़ता है, वहाँ के लोगों की सोच को जानना पड़ता है। तो सोच वगैरह अगर कहीं आप किसी जगह के लोगों की सोच जानना है तो पहले उनकी लैंग्वेज को जानना जरूरी होता है। इसलिए भारत में भी जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पाद बेचने के लिए आ रही हैं, सब के सब हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आते थे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विज्ञापन चाहे वह मीडिया में विज्ञापन हो या प्रिंट मीडिया में हो या बाकी लोकल लेवल पे, हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। तो ऐसे में वे लोग जो है इंग्लिश में विज्ञापन करते थे, लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं, हिंदी में विज्ञापन करना चाहिए अपनी बात अगर अच्छे से समझाना है, और ज़रूरत पड़ने पे लोकल लैंग्वेज में भी वे विज्ञापन देने लगे। अब देखिए आजकल मराठी चैनल पे सारे जो विज्ञापन है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में आते हैं, हिंदी चैनल पे सब हिंदी में ही चैनल आते हैं, मतलब विज्ञापन आते हैं। तो लोकल लैंग्वेज को भी प्रमुखता दी गई है। और जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं, वे भारत में आती हैं तो भारत की जो राजभाषा है हिंदी और जो लोकल लैंग्वेज है उन सब में वो ऐड देती है और उनकी जानकारी उनको होती है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ अब चूँकि 70 साल से हम लोग आज़ाद हुए हैं, लेकिन आज़ादी के पहले अब चूँकि हम लगभग 150 सालों तक गुलाम थे, तो अंग्रेज़ों का शासन था और जितने भी सरकारी कार्यालय थे या जो संस्थाएं थी उन सब का कामकाज जो है ज़्यादातर इंग्लिश में ही होता था, क्योंकि बाकी लैंग्वेज की जानकारी उनको अच्छी तरह से नहीं थी। तो वे लोग सारे कार्यालय में इंग्लिश में ही काम होते थे। लेकिन 70 साल हो गए आज़ादी के, अब धीरे धीरे अब चूँकि हमारे भारत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तो इसलिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार जो है दृढ़ संकल्प है, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश बोलने, पढ़ने या जानने वालों की संख्या हमारे देश में काफ़ी कम है। तो इस कारण जो है मंत्रालय, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाए। सरकार ने सोचा कि अगर जनता से सीधे संवाद करना है, उनकी पहुंच भी रखनी है सरकारी कार्यालय, संसद और बाकी जो संस्थाएं हैं, तो हिंदी का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने के लिए प्रयास सरकार जो है कर रही है, और इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ। और शुरुआत की कि भाई जो लोग हिंदी में लेटर लिखते हैं किसी भी समस्या के लिए, तो उन्हें उनके उत्तर भी हिंदी में ही देना चाहिए। और इस तरह से केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में यह अनिवार्य कर दिया है कि सामने वाला अगर हिंदी में लेटर लिखता है तो उसके उत्तर भी हिंदी में दिए जाए। तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया। और केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्यालय आते हैं या जो संस्थाएं हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, उन सभी कार्यालयों में, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प है और
उन्होंने एक तरह से अनिवार्य कर दिया है कि अगर सामने वाला हिंदी में पत्राचार करता है तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही देना होगा। तो इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो सोचिए हर कार्यालय में हिंदी के लिए फिर व्यक्ति रखने होंगे, ट्रांसलेटर रखने होंगे। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। तो सभी कार्यालयों के लिए, सभी संस्थाओं के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दे दिया गया कि भाई आपको इतना कम से कम करना ही है। इन सभी गतिविधियों पर देख रेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। अब हिंदी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पत्राचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब गतिविधियों पर देख रेख के लिए जो है उच्चाधिकार प्राप्त, मतलब काफ़ी अधिकार प्राप्त एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस समिति के जो सदस्य हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए उनको, और अधिकार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो जो संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया उसके सदस्यों को काफ़ी अधिकार दिए गए। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई और फिर सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए सरकारी कार्यालयों में, और इस तरह से जनता से सीधे संवाद किया जा सकता है, जनता के राय लिए जा सकते हैं, जनता को जवाब दिए जा सकते हैं। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। अब सोचिए सरकार के कितने ऑफिस, कितनी संस्थाएं हैं। अब हर जगह अगर हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा, हिंदी के लिए मतलब पत्राचार लगभग अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को भी महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। जब अनिवार्य किया गया, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय थे उनमें अनुवाद यानी ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट कर सके, और मूल पत्राचार सहित, और जो हिंदी के जो विशेषज्ञ हैं जो पत्राचार में सक्षम हैं, जो पत्रों का जवाब दे सके, सहित अन्य क्षेत्रों में जितने भी लिपिक की, अधिकारी की, तमाम कार्यों के लिए जो है कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक कर दी गई। जैसे अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी, लिपिक यानी क्लर्क की ज़रूरत पड़ेगी, अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाने लगी। मतलब एक ऐसा अधिकारी जो सभी लोगों पे नज़र रखे, और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी, और इस तरह से हिंदी जानने वाले अन्य अनेक लोगों की जो है डिमांड इस क्षेत्रों में बढ़ने लगी। तो जाहिर सी बात है तमाम रोजगार के अवसर मिले। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी। जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानते हैं, दोनों पे समान अधिकार है, ऐसे ट्रांसलेटर जो होते हैं उनकी मांग तेजी से बढ़ी। और वैसे भी अनुवादक का काम इतना आसान नहीं होता। आप देखें तमाम लैंग्वेज के अलग अलग कहावतें होती हैं, अलग अलग मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं। तो जो उस चीज़ को अच्छी तरह समझेगा, जानेगा, उसका अर्थ समझेगा, वही अनुवाद कर सकता है। अब जैसे हिंदी के मुहावरे हैं, वह दिन भर टोपी उछालता रहता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो अगर आपको टोपी उछालने का अर्थ नहीं मालूम है, जिसे बेइज्जती करना होता है, तो आप जो ट्रांसलेट करोगे वो भी गलत ही होगा। तो हिंदी और इंग्लिश को जो अच्छी तरह जानता है, जो अर्थ समझे, वही अनुवादक का काम कर सकता है। तो अनुवादकों की भी मांग तेजी से बढ़ी। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ यानी सीनियर, कनिष्ठ यानी जूनियर। तो इसके लिए जो सीनियर और जूनियर अनुवादक की ज़रूरत पड़ी, तथा एक क्लर्क की आवश्यकता होती है जो टाइप राइटर या मतलब कंप्यूटर में जो टाइप कर सके, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है। और इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। और ये सब सुचारू रूप से काम हो रहा है या काम कर रहे हैं कि नहीं, इसकी निगरानी करने के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। ठीक है।
100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। जिस संस्था में, जिस ऑफिस में 100 से अधिक कर्मचारी हों, वहाँ पे एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई, ज़रूरत पड़ने लगी। और उसके अनुसार अन्य कर्मचारी जैसे अनुवादक हैं या उनकी अपेक्षा होने लगी, जैसे सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने लगे। अब जब राजभाषा अधिकारी वहाँ पे काम करेगा तो उसके और भी बहुत सारे उसके अंदर में काम करने वाले लोगों की अपेक्षा की गई, जैसे सहायक निदेशक, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद जो है, नए नए पद का सृजन किया गया, नए नए पद बनाए गए और उन पर नियुक्तियां होने लगी, यानी उन पे भी अपॉइंटमेंट होने लगे। तो इस तरह से हिंदी जानने वाले, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए रोजगार के ये नए नए अवसर जो है खोल दिए गए। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। कार्यालय में कामकाज जो है हिंदी में हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय, जो होम मिनिस्ट्री है, उसमें राजभाषा विभाग का गठन किया गया है, जो निगरानी रखती है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे हिंदी का प्रयोग या उपयोग हो रहा है या नहीं, वहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं कि नहीं, इन सब को वो मैनेज करता है, वही देख रेख करता है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, निरीक्षण मतलब जांचने के लिए, देखने के लिए, निगरानी करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। और इस तरह से तमाम कर्मचारियों की नियुक्तियां ऐसे कार्यालयों में होने लगी और हिंदी के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए और इसका प्रचार प्रसार भी होने लगा। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए। हिंदी में रोजगार के जो बढ़ते अवसर हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने लगे। तो तमाम यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए गए, अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए अनेक पाठ्यक्रमों की स्थापना की गई। और ऐसे आप समझ लें कि पूरे विश्व में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो लगभग सारे ऐसे मतलब 90% ऐसे विश्वविद्यालय होंगे जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी का प्रचार प्रसार या हिंदी के जानने वाले सिर्फ अपने ही देश में है, पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे हर विश्वविद्यालय में आपको हिंदी विभाग आपको दिखाई देगा, जहाँ पे हिंदी को पढ़ाने वाले लोग, हिंदी बोलने वाले लोग, समझने वाले लोग आपको बहुतायत में दिखाई देंगे। तो इस तरह से अब चूँकि नए नए पोस्ट का सृजन हो रहा है, तो हमारे देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उन पोस्ट की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए और उसकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है। मतलब आपको किस क्षेत्र में जाना है उसकी पढ़ाई करिए और उस क्षेत्र में आप आराम से अपने रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगले पार्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम जो इसका अगला भाग वीडियो तैयार होगा उसमें हम बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।